ठंड में 2 शहरी और 2 गांव की घूंघट वाली गर्भवती बहू। अरे अरे, हमारी प्यारी गौ माता, ये लीजिए और रोटी खाइए। हाँ लीजिए गौ माता, पानी पी लीजिए। वैसे शिखा दीदी, मैंने गांव में ही देखा था, गाय को यहाँ तो दिखती भी नहीं है आसपास, वरना यहाँ पर भी गाय को पालते, उसका दूध निकालते, गोबर से उपले बनाते। हाँ, पर यहाँ ये सब मिलता कहाँ है? वो तो शुक्र है गाय आ गई आज। तभी गाय गोबर करके चली जाती है, जिससे दोनों खुश होकर उपले बनाने लगती हैं। अरे वाह, जब गौ माता हमारी बात सुनकर समझ गई थी, देखा अब ये पूजा में काम आ जाएगा और सर्दियों में भी चूल्हा जलाने के। हाँ ये तो है, 4-5 महीने बाद सर्दी ही आ जाएगी। अरे तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या कर रही हो और ये उपले कैसे बनाने लगी? वो माँ जी, गाय दरवाजे पर आ गई थी तो बस रोटी खिलाई तो काम करके चली गई। वैसे सही है ये सर्दियों के लिए। बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में तुम दोनों संस्कारी घूंघट वाली बहू आई हो। तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना घूंघट में? हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। सोच रही हूँ अब दोनों छोटे बेटों की शादी करके तुम्हारे लिए देवरानी ले आऊं, ताकि तुम्हारे काम में हाथ बटा सके। तुम दोनों अकेले ही करती रहती हो। जी माँ जी। दोनों उपले बनाने के बाद घर में रसोई के काम करती हैं। इतने में उनके देवर आकर अपनी होने वाली मॉडर्न गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं। भाभी भाभी, आप हमारी मदद करेंगी ना माँ को मनाने में? वो शहरी है, मॉडर्न टाइप की। हाँ भाभी, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी करवा दीजिए, माँ से बात कर लीजिए। ठीक बा, आपन निश्चिंत रहे देवर जी, हम माँ जी से बात करत हैं। दोनों देवर खुशी से उछलकर भाभी के गले लग जाते हैं। मौका देखते ही दोनों गांव की बहुएं अपने देवर के लिए अपनी सास मीनाक्षी से शहर बहू वाली बात करती हैं, जिसे सुनकर मीनाक्षी मान जाती है और अगले हफ्तों में ही अपने दोनों बेटों की शहरी लड़कियों से शादी कराती है, जो कि बेहद ही मॉडर्न, फैशन, अपडेटेड थी। अगली सुबह ही वो दोनों शॉर्ट ड्रेस में आकर सास से कहती हैं, हाय माँ जी। हेलो माँ जी, हाउ आर यू? वेयर इज माय कॉफी? तभी दोनों संस्कारी गांव वाली बहू चाय नाश्ता लेकर आती हैं। लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे आप दोनों देवरानी जी ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? शादी के अगले दिन तो साड़ी वगैरह पहनना चाहिए। मैं इतनी देर से देख रही हूँ, शहर की लड़कियां हैं तो क्या दोनों ऐसे कपड़े पहनोगी? इतने छोटे छोटे, जाकर बदलो। व्हाट? हमारी माथे पर इडियट लिखा है क्या? गवार? जो हम आपकी दोनों बड़ी बहू की तरह गवार हैं, दिखें और वैसे ही घूंघट में रहें? या ऑफ कोर्स। ये समझ नहीं आ रहा ये दोनों घूंघट में काम कैसे कर रही हैं, और वैसे भी आज के जमाने में कौन करता है घूंघट? देवरानी जी, आज के जमाने में भले कोई नहीं करता, लेकिन हमें हमारे माता पिता ने इतने संस्कार दिए हैं कि नई बहू को कैसे रहना चाहिए, इसलिए हम अपनी शर्म हया घूंघट में रखते हैं। आपकी तरह नहीं जो इज्जत उछालने वाले काम कर रही हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? हमारी बॉडी, हम जैसे भी कपड़े पहने। और हाँ, हम ये काम नहीं करने आए हैं, इसलिए रूम में आप हम दोनों की कॉफी और सैंडविच बनाकर भेज देना। राम 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 राम, ये दोनों बहुत बड़ी बेकार निकली। अरे उसने और मैंने तुम दोनों की भलाई के लिए ही कहा था। कोई नहीं, तुम दोनों काम नहीं करोगी तो मेरी संस्कारी बहुएं हैं घर संभालने के लिए। हाँ तो अच्छी बात है। दोनों शहरी बहुएं इतराकर चली जाती हैं। घर का सारा काम दोनों घूंघट वाली बहू ही करती हैं और वहीं शहरी बहुएं बिस्तर पर बैठे बैठे ऑर्डर चलाती थी। कभी शॉर्ट ड्रेस में मूवी देखने जाती थी तो कभी शॉपिंग करने। उन दोनों को अपनी मनमानी करता देख मीनाक्षी कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन चारों बहू मीनाक्षी को दादी बनने की खुशखबरी देती हैं। क्या सच्ची? मैं एक साथ 4-4 बच्चों की दादी बनूंगी? अरे वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपने तो मेरी झोली में खुशियां ही दे दी। माँ जी तैयार हो जाइए, आपकी गोद छोटी पड़ जाएगी चारों बच्चों को संभालते संभालते। हाँ बहू। सास चारों की नजर उतार देती हैं। वक्त गुजरता है, चारों बहू 6 महीने की गर्भवती हो जाती हैं। ठंड की वजह से स्वेटर शॉल में रहती हैं। वहीं शहरी बहुएं गर्भवती के समय में मॉडर्न कपड़े पहनना फिर भी नहीं छोड़ती। कोई कोट जीन्स पहनती थी, फास्ट फूड खाना, घर का कोई काम नहीं करना, शॉपिंग पर जाना, ये सब चलता रहता था। वहीं घूंघट वाली गांव की बहुएं ऐसे समय में घर का सारा काम करती हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, ठंडे पानी से कपड़े बर्तन धोती हैं। लेकिन दोनों शहरी बहुएं हीटर के सामने ही पड़ी रहती हैं। एक दिन मीनाक्षी कहती है, अरे पारुल बहू, तुम दोनों थोड़ा बहुत तो काम कर लिया करो। और ये कैसे कपड़े पहने हैं? सर्दी आ गई है, थोड़ा उस हिसाब से रहो। और हीटर भी अपने पास ही रखती हो तुम दोनों, कोई काम नहीं करती। कम से कम उन दोनों को भी हीटर दे दिया करो, वो भी गर्भवती हैं, उन्हें भी ठंड लगती है। हम क्यों दे?
वैसे भी एक हीटर में से हम दोनों को शेयर करना पड़ रहा है। हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे और जहाँ तक काम करने की बात है तो हमारी ट्रेनर आएगी जो हमें एक्सरसाइज करवा देगी। करो जो मर्जी में है, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। मीनाक्षी इतना कहकर चली जाती है। वहीं दोनों बहू घूंघट में घर के सारे काम करती हैं, सर्दी में धूप लेती हैं। दीदी ठंड की धूप कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ ये तो है, ये लो मूंगफली खाओ। तभी उनका मजाक उड़ाते हुए दोनों शहरी बहू आती हैं। ये क्या, धूप में काला होने का कंपटीशन चल रहा है क्या? तुम दोनों भी आओ ना, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसकी हमें जरूरत नहीं है, कहीं हम काले हो गए तो हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। आप ही दोनों बैठो यहाँ। 1 महीना बीत जाता है। मीनाक्षी बहुओं के लिए गरम लड्डू बनाती हैं जो कि चारों बहू को दूध से खाना था, पर शहरी बहू बिना दूध के एक ही टाइम पर 3-4 लड्डू खाती हैं, जिससे उनका जी घबराता है, उल्टी हो जाती है। वहीं गांव की घूंघट वाली बहू घूंघट में भी घर का अच्छे से काम संभालती हैं। एक दिन घूंघट में दोनों बहू सोफे से टकरा जाती हैं। तभी दोनों शहरी बहुएं हंसने लगती हैं। वाह वाह, बच गई ना। शुक्र करो सामने सोफा था, वरना सारे दांत के साथ हाथ पैर भी टूट जाते। ऐसे समय में घूंघट रखना जरूरी है क्या? कुछ सीखो हमसे आप दोनों। वही तो, पर इनको तो अभी भी अपने संस्कारों की ही पड़ी है। नीतू शिखा बहू, मैंने देखा तुम दोनों को परेशानी हो रही है। अब तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, ये घूंघट रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत संस्कारी हो, यही काफी है। पर माँ जी हम संभाल लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं बहू, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं तुम्हारी जान खतरे में तो नहीं डाल सकती ना, इसीलिए हटा दो। और तुम चारों कल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चलना। तभी से गांव वाली दोनों बहुएं घूंघट हटा देती हैं। वहीं दोनों बहू फिर से ठंड का बहाना मारकर कमरे में बैठ जाती हैं। फिर अगले दिन मीनाक्षी चारों बहू को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले जाती है, जहां डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है, माताजी आपकी चारों बहू गर्भवती तो हैं, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? बताइए, मेरा मन घबरा रहा है। 2 बहू का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, पर आपकी दोनों छोटी बहू के बच्चे बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, कमजोर से हैं। विटामिन डी और आयरन की कमी है। कोई एक्सरसाइज काम वगैरह नहीं किया है क्या? ज्यादा बैठने से ऐसी दिक्कतें होती हैं। अब तो मुश्किल है कि डिलीवरी भी ठीक से हो जाए, बच्चों की जान भी जा सकती है। क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। आप कुछ बताइए जिससे दोनों बहू के बच्चों की सेहत अच्छी हो जाए। ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम दोनों को इतना समझाया था, फिर भी कोई काम वगैरह नहीं किया। माँ जी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमने अपने तौर तरीकों से अपना ख्याल रखा, अब हम क्या करें? माँ जी, जेठानी जी आप कुछ कीजिए ना, हम वैसे कुछ नहीं चाहते। चिंता मत करो, अभी 2 महीने का समय है। जब तक तुम्हें बहुत खिलाएंगे पिलाएंगे, घी दूध दही, जिससे बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे। हाँ माँ जी, और हम मिलकर ख्याल रखेंगे तुम्हारा। इस तरह दोनों मॉडर्न बहू को अकल आ जाती है और दोनों अपनी सास और जेठानी से माफी मांग लेती हैं। फिर जैसे जैसे गांव वाली बहुएं उनका ख्याल रखती हैं, वो दोनों वैसा ही करती हैं। साड़ी स्वेटर पहनकर घर के सारे काम करती हैं, धूप में भी बैठ जाती हैं, पोषण तत्व वाला खाना खाती हैं, गाय को रोटी खिलाकर गांव वाली बहू की तरह उपले बनाती हैं। धीरे धीरे उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी हो जाती है और कुछ ही महीने में चारों बहू स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चों को जन्म देती है, जिससे घर में रौनक ही रौनक आ जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, शहरी लाइफस्टाइल आदतें नहीं, हेल्थ भी खराब कर देती हैं। इसलिए विदेशी के साथ देसी भी रहें, जिससे आपकी हेल्थ पर फर्क न पड़े। ठंड में 5 गरीब बहू की झोंपड़ी। हे भगवान, आखिर ये आपने हमें कौन सा दिन दिखा दिया जो हमें सड़क पर इतनी ठंड में भटकना पड़ रहा है। रहम करो भगवान, रहम करो। बेटा, अब मुझे इस ठंडे तूफान में और नहीं चला जा रहा। माँ जी थोड़ा हौसला रखिए, क्या पता अभी कुछ रहने के लिए मिल जाए। हाँ माँ जी, थोड़ी देर और आगे चलना है। दीदी बहुत डर लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारे सर से छत छिन गई, हमारे पतियों को हमसे दूर कर दिया। मैं मान ही नहीं सकती कि हमारे पति ऐसा कुछ कर सकते हैं। छोटी बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी जानता हूँ मेरे बेटे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्हें फंसाया गया है। बाप रे बाप, पता नहीं इस ठंड से हम कैसे निपटेंगे। वो पांचों बहू बूढ़े सास ससुर के साथ बर्फीली हवा से जूझते हुए सड़क पर चलते रहते हैं, मगर उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता। तभी ठंड से कराहकर ससुर गिर पड़ता है। पापा जी संभाल कर। दीदी, माँ जी, पिताजी को ठंड लग गई है, हमारे पास कोई शॉल वगैरह भी नहीं है।
उन्हें बुखार चढ़ रहा है। हमें कोई जगह ढूंढनी होगी जिससे ठंड कम हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बहू, तुम कुछ करो ना, तुम्हारे पापा जी की तबीयत बिगड़ रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करें, ना पैसे हैं ना कुछ और। कहाँ जाए? इस ठंड के मौसम का मिजाज देखकर तो दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी होने वाली है। काजल, मिताली, अंजना, अवनी, वो देखो सामने एक कूड़े के ढेर के पास एक दीवार है। क्यों ना उसी के सहारे बैठ जाते हैं, थोड़ी कम हवा लगेगी, शायद कुछ ढकने का भी मिल जाए वहां से। हाँ दीदी, वहां चलिए। पांचों बहू अपने ससुर को सहारा देते हुए उस कचरे के ढेर के पास पहुंचती हैं, जहां दो बहू मिताली, अवनी मजबूरन कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें बोरी और फटी हुई चद्दर मिलती है। शेफाली दीदी, हमें ये बोरी और चद्दर मिली है। इससे हम एक तंबू बना लेते हैं और बोरी पर पापा जी, माँ जी लेट जाएंगे, जिससे उन्हें ठंड कम लगेगी। पर तंबू लगाने के लिए कोई पास ये लकड़ी चाहिए, और मैं सोच रही थी ठंड लग रही है तो थोड़ी लकड़ी भी जला लेंगे, जिससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। अरे हाँ, कोई बात नहीं शेफाली दीदी, मैं और अवनी पास के जंगल से कुछ लकड़ी ले आते हैं। फिर दोनों बहू जंगल जाकर कुछ लकड़ी इकट्ठा करके ले आती हैं और दो छोटी लक्कड़ में पल्लू को फाड़ कर उसमें गांठ बांध देती हैं, जिससे वो लंबी हो जाती है और उसका तंबू भी इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे सास ससुर का सिर ढक जाता है और सब आंच से हाथ सेकते हैं। बहू, पांचों ने बहुत सही काम किया है, लेकिन घर तो घर होता है, इसमें कहाँ आराम मिलेगा। हम सबको ठंड तो अभी भी लग रही है, आग भी कब तक जलेगी। ममता, मैं जानता हूँ तुम भी परेशान हो रही हो और सुबह से शाम होने को आई है। बहुओं ने कुछ खाया भी नहीं है। मैं उठकर खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, आप उठो मत, हमारी फिक्र मत कीजिए, उसके लिए हम हैं ना, हम जाएंगे खाने का इंतजाम करने। मिताली और शेफाली ठिठुरते हुए ठंड में खाने का इंतजाम करने जाते हैं, लेकिन आसपास उन्हें कोई दुकान नहीं मिलती और जो थी वो फ्री में खाना देने से इनकार कर देते हैं। न चाहते हुए भी दोनों वापस आ जाती हैं। माँ जी, पापा जी, खाने का तो कुछ इंतजाम नहीं हुआ। यही होता है बेटा, जब करीबी आती है तो एक दो मुसीबत नहीं, सारी मुसीबतें आती हैं। अब तो यूं ही भूखे पेट सोना पड़ेगा। पास में दो कुत्ते भौंक रहे थे। इतने में एक अमीर आदमी उन कुत्तों को कुछ थैली में रोटियां और दूध रखकर चला जाता है, जिस दूध को तो कुत्ते भी पी लेते हैं, पर उसमें से एक कुत्ता मुंह से वो सारी रोटियां दबाई शेफाली के पास आकर उसे दे देता है। देखी ना माँ जी, इंसान ही इंसान के साथ इंसानियत नहीं दिखाती, लेकिन ये बेजुबान जानवर हमारी हालत समझकर हमारी मदद करने चले आए। इन बेजुबान जानवर की यही खासियत है कि ये सिर्फ देखते ही सब समझ जाते हैं, और आजकल के लोगों के सामने भीख मांगने पर भी मदद नहीं मिलती है। मेरे बेटे कब आएंगे मेरे सामने? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे बेगुनाह हैं, जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। कितना प्यारा है ये, इसके पाँव में छोटा जख्म है, मैं इसके कुछ बांध देती हूँ, इसे भी ठंड से तकलीफ हो रही होगी। फिर काजल पल्लू फाड़कर उसके जख्म पर कपड़ा बांध देती है। सब वो सूखी रोटी खा लेते हैं और कुछ उस कुत्ते को भी दे देते हैं। जैसे तैसे वो गुजार लेते हैं। फिर पांचों बहू खाने और काम की तलाश में निकल जाते हैं, जहां उन्हें कोई काम नहीं मिलता। फिर मंदिर के बाहर कोई कंबल और खाना बांटता है, जिससे उनका थोड़ा गुजारा हो जाता है। पर वो गरीब परिवार अभी ठंड की मार नहीं सह पा रहा था। सास ससुर दोनों बीमार पड़ गए थे। हे भगवान, ठंड से माँ जी की भी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें उल्टी हो गई। हमें कुछ करना होगा दीदी। अब एक ही रास्ता है, हम पांचों बहू को मिलकर झोपड़ी बनानी होगी, घास फूस की मदद से, ताकि अपने माँ जी पापा जी की जान बचा सके। फिर पांचों बहू जंगल से लकड़ी और घास इकट्ठा करके कांपते हुए एक झोपड़ी बना लेते हैं और अंदर सूखी घास की सेज बना देते हैं, जिससे वहां पर सास ससुर लेटकर आराम करते हैं। अब सही है दीदी, माँ जी पापा जी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। इतने में शेफाली और अंजना आ जाते हैं। माँ जी, पापा जी, दीदी, हम दोनों को एक सेठानी के घर पर झाड़ू पोंछे का काम मिल गया है। उनसे एडवांस में 200 रुपए लाए हैं, जिससे हम यहाँ राशन ले आए हैं। मैं जल्दी से कुछ पका देती हूँ, अब हमें और कुछ नहीं सहना पड़ेगा। इस गरीबी में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ तो अच्छा हुआ। फिर बड़ी बहू चूल्हे पर खाना बना देती है, जिसके बाद सब ठीक से बड़े दिन बाद खाना खा पाते हैं। कितनी दिन बाद ठीक से खाना खाया ना? हाँ बहू, लेकिन जब तक मेरे पांचों बेटे नहीं आएंगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उन झूठे लोगों ने मेरे बच्चों को फंसा दिया और हमें इस गरीबी में ले आए।
माँ जी आ जाएंगे वो, हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे मिलने। आखिर 5 बहू के 5 पति पुलिस स्टेशन क्यों चले गए और ये गरीब कैसे हुए, जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां 5 बेटे एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे और सास ससुर 5 बहू अपने अच्छे भले घर में रहते थे। लेकिन एक दिन 5 बेटे अपने बॉस का गलत काम में साथ देने के लिए मना कर देते हैं तो बॉस रणवीर कहता है, मेरी बात मान जाओ, बेहतर होगा, वरना तुम लोगों को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आप चाहते हैं कि हम आपके एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक वाली बात को छुपा लें? आपने ये नहीं सोचा जब लोग इसे पिएंगे तो लोगों की हेल्थ पर कितना असर पड़ेगा? हम ये बात पुलिस वालों को बता देंगे। बता दो, मैं भी तुम 5 भाइयों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, अब देखो। रणवीर उन 5 भाई के पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही अपने दांव खेलता है और उन पर कंपनी में 20 लाख का फ्रॉड करने का झूठा इल्जाम लगा देता है और उसकी वसूली के लिए उन्हें घर से बेघर करवा देता है। साथ ही 5 को पुलिस घर के अंदर से गिरफ्तार करके ले जाती है। सर, हाँ, हमारी बात का यकीन कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सब हमारे बॉस का किया धरा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, वो ऐसे नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे सामने हाथ जोड़ना बंद करो, अब तो इन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे मैं इन्हें छोड़ दूं? और जब कोई चोरी करता है तो वो नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। ऐसे ही आपके बेटे भी हैं, साले पहले फ्रॉड करेंगे, अब झूठ बोल रहे हैं। चलो हटो यहां से। पुलिस उन 5 को गिरफ्तार कर लेती है और उसके परिवार को ठंड में घर से बेघर होना पड़ता है, क्योंकि अपने बेटों को छुड़वाने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था, जिसके बाद वो रोड पर आ जाते हैं। अगले दिन 5 बहू अपने पति को देखने पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और हाथ जोड़कर उनकी बेल की मांग करती हैं तो पुलिस फटकार देती है, साहब, हमें छोड़ दीजिए, हम बेगुनाह हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी माया नाम की एक अच्छी वकील उनकी बात सुन लेती है। 5 बहू के आंसू बार बार बोल रहे थे कि उसके पति निर्दोष हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने पहुंचती है और 2 दिन के अंदर सबूत इकट्ठा करके पुलिस वाले से उनके पति को छुड़वा देती है। इसके बाद 5 पत्नी उसका शुक्रिया अदा करती हैं। मैडम जी, आप बहुत अच्छी हैं, आपने हमारे पतियों को यहाँ से निकाल दिया, वरना सबने हमसे मुंह फेर लिए थे। आप बहुत अच्छी हैं मैडम जी, हमारी मदद क्यों की? आज का जमाना बहुत खराब है। आज का जमाना बहुत खराब है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं। मैं हमेशा निर्दोषों का साथ देती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको मैंने जो सबूत दिए थे उसमें एक सबूत और था। अब उस फ्रॉड एक्सपायरी ड्रिंक बेचने वाली बॉस को भी गिरफ्तार कर लीजिए और इनके घर की चाबी इन्हें दे दीजिए। जी वकील साहिबा। वैसे मेरे हस्बैंड की एक कंपनी है, आप अपने पतियों को इस एड्रेस पर भेज देना, मैं इनकी नौकरी वहां लगवा दूंगी। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। 5 पति अपनी पत्नियों और माता पिता से मिलते हैं। वो परिवार झोपड़ी छोड़कर अपने असली घर में आ जाता है। वहीं 5 पति माया के हस्बैंड की कंपनी में काम करके धीरे धीरे अपने घर की स्थिति को बेहतर कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।